हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन के 6 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। एक बार हम देख लेते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ कि प्रीलिम्स 2022 के वैशाली मित्र का एक इनिशिएटिव मैंने लॉन्च किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि मैं इसमें आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपकी एक स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई है जो आप एक वीडियो में देख सकते हो, जो मैंने कल अपडेट की थी। इसके अलावा अगर आपको किसी को पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे @मित्तल94 पे। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्चेस इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। फाइन। तो गाइस, ये जो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी? हेल्थ सेक्शन में अंडर जीएसटी। देखो गाइस, अभी क्या है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म? क्या है ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये है क्या। ठीक है, देखो, 2004 में एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम को क्या किया था, लॉन्च किया गया था। तो उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है या फिर हाईली रिफाइंड वर्जन है। क्या? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है क्या। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के साथ। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, कहाँ पे क्या कर सके, डिजीजेस को क्या कर सके, मतलब कि मॉनिटर कर सके। कहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डिजीज क्या आ रही है मॉनिटर कर सकते हैं, और कौन से तो डिजीज है उनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि आईटी इनेबल्ड, मतलब कि हम एक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर सके, डिजीजेस को मॉनिटर कर सके फॉर एपिडेमिक बोर्न डिजीज, जो स्पेशली क्या हो, थोड़ी पेंडेमिक टाइप हो या जो ज़्यादा फैलती है, उन डिजीजेस को हम मॉनिटर कर सके। और इसमें हम क्या करते हैं, डिजीज के ट्रेंड्स को मॉनिटर करते हैं कि कब, मतलब कई डिजीज ऐसी होती है ना जो पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है। जैसे आप देखना, वेदर चेंज होता है तो पर्टिकुलर डिजीज प्रिवेलेंट होती है, या फिर जब रेनी सीजन होता है तब कुछ जो डिजीज है वो प्रिवेलेंट हो। ठीक है, तो हम डिजीज के ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सकें, सो दैट हम क्या कर सकें, जैसे ही वो डिजीज आने वाली हो हम उसको डिटेक्ट कर सकें, और जैसे ही आउटब्रेक होने से पहले हम क्या कर सकें, उसमें हम रैपिड रिस्पॉन्स टीम के थ्रू हम उस डिजीज को हैंडल कर सकें। राइट। तो ये था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम जो 2004 में लॉन्च किया था। अभी इसी को अपग्रेड करके क्या बनाया गया, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। देखो इसमें भी सिंपल बात यही है, हम क्या करेंगे, इसमें भी यही काम होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेब इनेबल्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये बताएगा, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन बताएगा कि कहाँ पे किस एरिया में आप किस तरह से कोई भी डिजीज का अगर आउटब्रेक हुआ है उसको मैनेज कर सकते हो या फिर रिलेटेड हो। ठीक है, सो इट इज अ वेब इनेबल्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट सिंगल ऑपरेटिंग पिक्चर विद जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजिंग डिजीज। मतलब कि आप किस तरह से जो डिजीज आउटब्रेक हुआ है उसको आप किस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, या क्या इंफॉर्मेशन है वो सब आपको प्रोवाइड करेगा, एंड रिलेटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है, और इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ। ठीक है, अब आपको एक पता ही होगा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, वॉलंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सिटीजन्स, इन लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी का इशू होता है, डॉक्टर्स को सिटीजन्स से नहीं मिल पाते लोग, पेशेंट्स को इजीली डॉक्टर का असेस नहीं हो सकता, तो उन लोगों को आपस में कनेक्ट करना है इन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन। जैसे आपको पता है इस तरह की जो एप्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, मेड लाइफ टाइप इस तरह की, तो इसमें क्या करते हैं, मतलब कि आप डिजिटली क्या कर सकते हो, डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही कि हमें क्या करना है, अपनी सर्विलिंग एक्टिविटीज को और बढ़ाना। सर्विलेंस का मतलब हमने मॉनिटर करना है कि कहाँ पे कौन सी डिजीज प्रिवेलेंट है। ठीक है, और उसको हमने डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कि हमें डिजीज सिर्फ यहाँ नहीं देखना कि दिल्ली में क्या डिजीज हो रही है, मुंबई में क्या हो रहा है, हमें दिल्ली मुंबई तक नहीं लिमिटेड रहना, हमें वहां भी देखना है जो बिहार का एक सबसे जो पुअर गांव है हमें वहां पे भी देखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्विलेंस एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस। हमें हर जगह यूनिट्स को सेटअप करना होगा, सेंटर लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर्स को भी ट्रेन करेंगे, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी ट्रेन करेंगे, सो दैट उन डिजीज को वो क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे सो दैट हम रियल टाइम मैनर में डाटा को कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि हम मतलब कि स्ट्रेटेजिक वे में क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, सो दैट हम इस तरह के जो डिजीज आउटब्रेक होते हैं उसको रियल टाइम मैनर में रिड्यूस कर सके, प्रिवेंट कर सके। इसमें हम 33 डिजीज को ट्रैक कर सकते हैं, पहले 18 डिजीज को आप ट्रैक कर सकते थे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज है उनको इनिशिएट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव थी उसकी सक्सेस स्टोरी एंड अ स्टेप्स टुवर्ड आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं क्या है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत में एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे। राइट, नेक्स्ट है मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अपहिल टास्क पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये देखो, ये गाइस हमारी जो न्यूज एनवायरमेंट में खबर होगी। अभी क्या
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है अगर हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को मीट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। इंडिया अगर आपका देखा जाए, इंडिया का टारगेट है कि उसको 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने दिसंबर 2022 तक, ठीक है। लेकिन अभी तक इंडिया इसको पूरा करने के लिए अभी इंडिया को 83 गीगावाट एनर्जी और ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी। मतलब अभी इंडिया इतना पीछे चल रहा है। इंडिया की जो करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 93 गीगावाट है अगर हम आज 2021 देखें, ठीक है। अब ये डिले इतना क्यों हो रहा है? कल हमने पढ़ा पीएम आवास योजना में कितना हमारा जो टारगेट है उससे हम कितना पीछे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में हम कितना पीछे हैं, ठीक है। अब ये डिले का क्या फैक्टर है कि कोविड-19 की वजह से जो प्रोजेक्ट ऑप्शन होने थे, अवार्ड होने थे, कमीशन होने थे, वो उन सब पे इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर फेस करें। इसके अलावा अवेयरनेस की कमी है। रूफ टॉप मतलब कि हम सोलर एनर्जी सेक्टर को, मतलब कि रूफ टॉप अगर सब घरों में सब घरों में छत होती है, अगर वहाँ पे लोग सोलर इंस्टॉल करें तो बहुत ज़्यादा हम सोलर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसके अलावा क्या लो तारीफ हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में तारीफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट डिस्टोर्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो तारीफ, जो एक्सपेक्टेशन है कि हमें इतनी तारीफ मिलेगी, वो डिस्टोर्ट हो सकती है, ठीक है। अभी रिकमेंडेशन किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एनर्जी पे, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फाइनेंसिंग सपोर्ट करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हमें लोन्स प्रोवाइड करने थ्रू मल्टीलेटर एंड बायलेटरल एजेंसी। इसके अलावा इंडिया को अभी नियर अबाउट 2.6 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी में बिटवीन अभी से लेकर दिसंबर 2022 तक, अगर उसे अपना टारगेट अचीव करना है। इसके अलावा हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे पास ऐसा लैंड अवेलेबल है, फालतू लैंड अवेलेबल है विद वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, उनकी हेल्प से हमें एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ पे हमारे पास लैंड अवेलेबल है, सो दैट हम वहाँ पे सोलर पार्क को सेटअप कर सकें। इसके अलावा हमें अपने टारगेट को इंक्रीज करना पड़ेगा अंडर द स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स। मतलब कि हमें क्या करना है, ग्रिड कनेक्टेड जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेटअप करने का टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। बाय किसके द्वारा, मतलब कि जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्हें हमें बोलना होगा कि आप ये काम करो, आप और जो है मतलब कि और ज़्यादा पावर प्लांट्स को सेटअप करो विद वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये फंडिंग होती है जिसमें एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ सोलर स्टडी लैम्प्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे जो बैकवर्ड और रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, या फिर जो लोअर वीकर सेक्शन अफेक्टेड मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से मतलब कि बिलोंग करते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर स्टडी लैम्प्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली क्या, तो लॉन्ग टर्म टारगेट था हमारा, वैसे तो देखो 2022 तक तो हमारा टारगेट था हमारा 75 गीगावाट का, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था 2030 तक वो हमारा 450 गीगावाट का। अभी टारगेट क्या, स्टेटस क्या, हम जरा देख लेते हैं। नेशनल सोलर मिशन के अंडर हमारा टारगेट है 100 गीगावाट को सोलर एनर्जी बनानी है, लेकिन अभी तक हमारी ओनली 39 गीगावाट ही इंस्टॉल हुई है। रूफ टॉप सोलर एनर्जी का टारगेट है 40 गीगावाट, अचीव कितना हुआ 4.4 गीगावाट। विंड एनर्जी का टारगेट है 60 गीगावाट, और सिर्फ अभी इंस्टॉल हुआ 37.7 यूनिट। इसके बाद जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो 2015-16 में लॉन्च हुआ था, सो दैट हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा पहुंचा सके रिमोट लोकेशन से, टारगेट था 9700 सर्किट किलोमीटर, और अभी कितना अचीव हुआ है 7365 सर्किट किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो हम कितना पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटिंग सीबीआई दैट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर सून सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि हम जल्दी ही सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट करेंगे। ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर जीएस2। अभी एक पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बोला है कि सीबीआई के एक रेगुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 4A ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, ठीक है, एज अपोज टू अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंटरिम एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर बाय द सेंटर। सिंपल बात यह है, पीएल फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये बोला है कि हमें सीबीआई में एक रेगुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए, और को किसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, टीपीएसपी एक्ट के सेक्शन 4A के अंडर, ठीक है। लेकिन इसको अपोज किया गया था कि क्योंकि, और ये बोला गया कि हम क्या करते हैं, जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं वो टेम्परेरी करते हैं या फिर एक्टिंग कर लेते हैं। एक्टिंग मतलब जब जरूरत हो हम तब किसी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जो सेक्शन 4 है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और उस कमेटी में कौन कौन होता है, चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा के, अगर कोई ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो वहाँ पे जो लीडर होता है सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का, वो वहाँ पे एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करता है, एक्ट करता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होता है जो खुद नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा, फाइन। तो ये कमेटी होती है जो क्या करती है, डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, फाइन। अभी क्या करता है, जो जिसने पीआईएल फाइल की है उस पिटीशन ने ये बोला है कि सी का जनरल डायरेक्शन टू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि आपको ये श्योर करो कि किस तरह से आप क्या करोगे,
जो सीबीआई के डायरेक्टर की सिलेक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करोगे वेल इन एडवांस। इससे पहले भी अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2019 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि बताया था, कंसीडर किया था कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो वैकेंसीज है या फिर जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे जो वैकेंसीज है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर मतलब कि फॉलो करना होगा, सो एक प्रोसेस फॉलो करने की, सो दैट हम इस पर्टिकुलर वैकेंसी को जल्दी जल्दी फिलअप करें। और इस प्रोसेस को आपको 1 से 2 महीने में शुरू करनी है बिफोर द डेट, सो दैट हम वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, ठीक है। सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे किसी सीबीआई के बारे में पढ़ लिया, कभी सीबीसी के बारे में पढ़ लिया, तो इससे ना हमारा पूरा पॉलिटिकल है ऑलमोस्ट एक चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। सीबीआई जो अपनी पावर डिराइव करता है वो वहाँ से लेता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 है। जो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं पुलिस के दिल्ली। इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 इनेक्ट हुआ था, तब क्या किया था, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का जो सुपरिटेंडेंट है वो की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हाईएवर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफेंसेस वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ, मतलब कि सीबीआई के अंडर जो भी केसेस की मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो किसके प्रोविजंस के अंडर की जाती है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ पावर वेस्ट करती है, ठीक है। तो भाई इतना आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई के अंडर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो किसके अंडर की जाती है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। नेक्स्ट है स्पाइसेस बोर्ड इंडिया यूएनडीपी इंडिया इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ब्लॉकचेन पावर्ड सिस्टम। देखो जब आप समझ गए होंगे कि है क्या, ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। फाइन, अभी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए किस किस के बीच में, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और यूएनडीपी के बीच में, ठीक है। इसका एम यही कि हमें क्या करना है, ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस को बिल्ड करना है, सो दैट जो इंडियन की जो स्पाइसेस हैं वो क्या कर सके, अपनी ट्रांसपेरेंसी एनहेंस कर सके इन सप्लाई चेन एंड द ट्रेड। फाइन, तो गाइस हमने काफ़ी बार आपको बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। सिंपल है यार, ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो आपके मैसेजेस होते हैं, जो आपके ट्रांजेक्शन होती हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है ब्लॉक्स की फॉर्म में। फाइन, मतलब सपोज करो, मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है वैसे, ये बार क्या अभी हम पढ़ते हैं स्पाइसेस बोर्ड क्या। सबसे पहले स्पाइसेस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कोची में, और एक स्टैचुरी बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम पहली बार स्पाइसेस बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ, क्या पता आपने पढ़ा हो, ठीक है। स्पाइसेस बोर्ड की एक स्टैचुरी बॉडी है और ये वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड है जो किसके अंडर फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। आपको पता है ना, जो केरला है, ठीक है, केरला किसलिए मशहूर है, वहाँ के अपने मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए, ठीक है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कोची में, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो 5 कमोडिटी बोर्ड्स हैं, एक तो स्पाइसेस हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, एक तो कॉफी बोर्ड है जिसका ऑफिस बेंगलोर में, एक रबर बोर्ड है जिसका ऑफिस कोटयाम केरला में, टी बोर्ड का कोलकाता में, टोबैको बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी स्पाइसेस की क्वालिटी कंट्रोल करता है उनको सर्टिफाई करता है कि हाँ जो हमारी स्पाइसेस है वो अच्छी हैं या जो भी है उसके अलावा जो स्पाइसेस में एक्सपोर्ट करते हैं उनको रजिस्टर करते हैं, उन एक्सपोर्टर्स को डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करता है और प्रोवाइड करता है इनपुट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज मैटर, ठीक है। तो ये काम है स्पाइसेस बोर्ड का। फाइन, अब तक आपको समझ आ गया। तो एमओयू साइन किसके बीच में है कि सो दैट हम क्या कर सके, इंडिया के जो स्पाइसेस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी एनहेंस कर सके, कि सो दैट वो जो भी सप्लाई करती हैं और जो ट्रेड करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनेगी, ठीक है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है ओपन एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक लेजर में। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल बात क्या है, जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस भेजते हो, उस पर लिखा होता है कि जो आपके मैसेजेस है वो एंक्रिप्टेड है। एंक्रिप्टेड का मतलब कि अगर आपने हाई भेजा है तो जब तक वो दूसरे के पास नहीं जाएगा तब तक वो जो हाई होगा वो ऐसे मतलब कि कोडिंग में जाएगा, ठीक है। तो उस बीच वाला बंदा कोई आपका मैसेज पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो अगर सपोज करो आपने ट्रांजेक्शन करी, आपने अपनी पासबुक देखी होगी, ठीक है। अगर आपने कभी बैंक की पासबुक प्रिंट करवाई होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने 1000 रुपये क्रेडिट कराया तो 1000 रुपये आएगा, 500 रुपये डेबिट कराया तो 500 रुपये लिखा होगा और अवेलेबल बैलेंस है लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऐसे इसमें सेव हो जाएगी। अगर आप इस ब्लॉक को ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो 1000 रुपये क्रेडिट किया है, ठीक है। फिर ये ब्लॉक जैसे आपने दूसरी ट्रांजेक्शन करी 500 रुपये निकलवाने की, तो फिर दूसरा ब्लॉक एक और ऐड हो जाएगा, फिर ऐसे तीसरा ब्लॉक, जैसे जैसे करते रहोगे उतने ब्लॉक्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ओपन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक लेजर पे। इससे क्या होता है, डाटा को आप इजीली मैनेज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में डाटा को मैनेज कर सकते हो अक्रॉस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंक्लूडिंग फार्मर्स, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोसेसर, रिटेलर्स, रेगुलेटर एंड कंज्यूमर। इस हिसाब से आप सप्लाई चेन अपना सिंप्लीफाई करते थे। अभी अगर ये जो हम जो ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस की बात करें, इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या होगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ठीक है। और वो इजीली क्या कर सकते हैं, स्पाइसेस को कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको अपने सोर्सेज का पता चलेगा, और इससे क्या होगा वो अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और अपने यूज़ में भी, ठीक है।
इससे क्या होगा, जो स्पाइसेस के फार्मर्स है हम उसको कनेक्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से और ऑफकोर्स उनकी इनकम को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई है उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, ट्रेडिंग पार्टनर्स को प्रोवाइड करके, कंज्यूमर्स को मतलब कि जो अपनी फार्मर्स जो स्पाइसेस अपनी बेचना चाहते हैं और जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करना चाहते हैं उन दोनों को कनेक्ट करके एक ट्रस्टेड और सिक्योर डाटा ऑन गुड्स एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बार अगर सक्सेसफुल हो गए तो स्पाइसेस बोर्ड अपना क्या करेगी, अपनी रीच को एक्सपेंड करेगी, अपने इंटरफेस की रीच को क्या करेगी, एक्सपेंड करके सभी जो मेजर मसाले हैं हमारी कंट्री के उसको क्या करेगी, इसमें कवर करेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द स्पाइसेस। इंडिया का जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट है वो नियर अबाउट 2019-20 में कितना हो गया, $3 बिलियन टच किया। ठीक है, तो यू शुड नो कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है दैट इज एट 7.2% इंडिया ब्लेंड्स रिकॉर्ड इथेनॉल विद पेट्रोल। देखो इस ये जो हमारी न्यूज़ है एनर्जी सेक्शन में कवर होगी या तो बोले हम एनवायरनमेंट पे। देखो इस आपका देखो मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रही है, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो कार्बन एमिशंस हैं उसको कम किया जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, पेट्रोल में हम क्या ब्लेंड करें, बायो इथेनॉल ब्लेंड करें, और उसी तरह डीजल में हम क्या ब्लेंड करें, बायो डीजल ब्लेंड करें। ठीक है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, हमारा जो एम ये है कि हम 20% बायो इथेनॉल ब्लेंड करें पेट्रोल में और बायोडीजल ब्लेंड करें डीजल में 5%। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार क्या है, बायो इथेनॉल को 7.2% ब्लेंड किया गया पेट्रोल में। ठीक है, पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग की है वो 7.2% की गई है फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द इथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-21 के पहले, मतलब 1 दिसंबर। ठीक है, फाइन, 21 स्टेट में जैसे गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में ऑलरेडी 9.5 से 10% जो इथेनॉल है उसको ब्लेंड की जाती है पेट्रोल में। ठीक है, मतलब ये हम एक सेकेंड, in states such as Goa, Karnataka, Maharashtra, 9.5 to 10% ethanol is being blended with petrol closer to 2020 टारगेट। मतलब कि 2022 तक का टारगेट है कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये चाहते हैं कि वो इथेनॉल को नियर अबाउट 9.5 से 10% ब्लेंड करें किसमें, पेट्रोल में। ठीक है, इससे पहले आपको ये पता होगा कि नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल 2018 आया था जिसने ये टारगेट लिखा था, मैंने आपको भी बताया कि हम क्या कर सके, 20% बायो इथेनॉल ब्लेंड कर सके पेट्रोल के साथ 2030 तक और 5% बायो डीजल ब्लेंड कर सके किसका, डीजल के साथ 2030 में। ठीक है, पहला जो माइलस्टोन है हमारा जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो 2022 तक अचीव हो जाना चाहिए। इसमें अलाउ करते हैं कि हम देखो भाई, अब बायोइथेनॉल आप बनाओगे कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल हम इसमें जो अलाउ करते हैं कि अदर मोलेसिस, मोलेसिस आपको पता है, देखो जो शुगर केन का जो एंड में रस होता है आपको पता है, उसको हम यूजली यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर अल्कोहल। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ मोलेसिस से अलग कुछ और फीडस्टॉक को यूज कर सके टू मैन्युफैक्चर, जैसे शुगर केन जूस को आप यूज कर सकते हैं, या जो फूड ग्रेन डैमेज हो चुकी है, रोटन पोटैटो, कॉर्न, सरप्लस फूड ग्रेन, इस तरह को हम इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बायो इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो बायोफ्यूल्स को 3 कैटेगराइज किया जाता है, एक फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन होता है, थर्ड जनरेशन होता है। फाइन, जो फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में हम कुछ ऐसे फीड्स को यूज करते हैं जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, शुगर केन, शुगर केन। लेकिन अगर आप खुद सोचो, ये जो हमारी खाने वाली क्रॉप्स हैं इसके तो आपको कंजप्शन चाहिए, अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। इसलिए तो फर्स्ट जनरेशन के जो रॉ मटेरियल्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, जैसे सेलुलोसिक बायोफ्यूल्स हो गया, वेस्ट बायोमास हो गया। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हम मेनली जो बायोफ्यूल्स यूज़ करते हैं जैसे एल्गी से, एल्गी आपको पता है एल्गी हमारे लिए कोई काम की बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको माइक्रो एल्गी से एक्सट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, ऑयल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कुछ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज़ करते हैं, या फिर जो जेनेटिक मॉडिफाइड शुगर केन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आपको इतना पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी होती है, वो फूड सेक होती है, जो फूड क्रॉप्स होती है, सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप्स होती है, थर्ड जनरेशन में मेनली एल्गी होती है। ठीक है, एल्गी होती है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में कुछ जीएम ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिट्स क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग है, देखो सबसे पहले होगा कंबशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इसके अलावा कार्बन जो एमिशंस होते हैं हमारे उनको रिड्यूस होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर ऑक्साइड। इसके अलावा क्या होगा, शुगर मिल्स के लिए गेन होगा, क्योंकि वो जो अगर उनके पास जो सरप्लस में शुगर केन है उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इसके अलावा फ्यूल का जो इम्पोर्ट्स पे जो हमारा डिपेंडेंसी वो रिड्यूस होगा, इसके अलावा फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकते हैं और एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे पहला तो ये बेनिफिट ये है कि हम अपने एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज द गवर्नमेंट ब्रिंग्स एन प्री पैक्ड रेजोल्यूशन स्कीम फॉर माइक्रो MSME। ठीक है, तो अभी शायद हम PT3 सेक्टर इकोनॉमी कर रहे हैं, आपको पता है मैंने वहाँ पे प्री पैक रेजोल्यूशन अभी आपको डिस्कस किया था। ठीक है, सिंपल बात क्या है, प्री पैक एक एग्रीमेंट होता है सो दैट हम क्या कर सके, डेप्ट को रिजोल्व कर सके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कंपनी का। और वो कैसे करते हैं, हम क्रेडिट एग्रीमेंट करते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स में और इन्वेस्टर में,
इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग। मतलब कि कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उसको डायरेक्ट बेचने की जगह हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं सिक्योर क्रेडिटर और इन्वेस्टर के बीच में। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और या फिर कोई क्रेडिटर उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, क्रेडिट देना चाहता है उस कंपनी को, तो उनमें एक एग्रीमेंट कराता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड ऑर्डिनेंस 2021 को प्रोमिलगेट किया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, प्री पैक्ट को यूज कर सकते हैं एज एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर एमएसएमई। मतलब कि जो एमएसएमई जिन्होंने 1 करोड़ तक का दिवाला निकाला है, उन एमएसएमई पे हम ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोविजंस के अंडर के जो क्रेडिटर्स हैं उनको परमिशन होगी कि वो प्री पैक्ट रिजोल्यूशन प्लान यूज कर सकते हैं एमएसएमई के लिए for approval before National Company Law Tribunal as opposed to an open bidding system as under the corporate insolvency resolution। सिंपल बात ये कि इसमें क्या, जो क्रेडिटर है वो एक प्री पैक्ट रिजोल्यूशन प्लान यूज कर सकता है फॉर अप्रूवल बिफोर एनसीएलटी अप्रूव। मतलब पहले तो क्या करता था, जो ट्रिब्यूनल था वो अपोज करता था ओपन बिडिंग सिस्टम को अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पर, लेकिन इसमें क्या, अभी वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट इस एग्रीमेंट को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज लॉ ऑफ पेरिस। आपको कुछ समझ में आएगा, कोई एक्सरसाइज होगी। इंडिया ने क्या किया, ये मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज को ज्वाइन किया है, जो कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा, फ्रेंच नेवी। ठीक है, तो यू शुड नो कंडक्ट कौन कराता है, फ्रेंच नेवी कंडक्ट कराती है। इसके अलावा और पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है इसके, ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है, जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूएसए की नेवी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें इस साल कौन कौन है, फ्रेंच तो कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। आप देख रहे हो क्वाड कंट्रीज, चारों के चारों क्वाड कंट्रीज है, फ्रेंच तो ऑर्गेनाइज करता है उसके अलावा। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखो। ठीक है, इंडिया नेवी अगर पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज में, तो ये इससे पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं इन कंट्री तक क्या कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं और फ्रेंडली वैल्यूज हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये इंश्योर करा रहे हैं कि सीज जो है वो फ्रीडम है एंड दे आर कमिटेड टू एन ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। हमेशा हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, इंडो पैसिफिक को ओपन बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है। ठीक है, कुछ प्लेसेस थे तो न्यूज़ में जरा हम पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा ने भी हिट किया ईस्ट टाइमर में। ईस्ट तिमोर एक आइलैंड कंट्री है जो सुंदाल आइलैंड के ईस्टर्न में पड़ती है और साउथर्न एक्सट्रीम पे मलय आर्किपेलागो में पड़ती है। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द टाइमूर्स टू द साउथ ईस्ट। आप देख सकते हो टाइमूर सी ये है, फाइन। तो जो इसके साउथ ईस्ट में टाइमूर सी है, फाइन। वेटार स्टेट इसके नॉर्थ में है, फाइन। मुंबई स्टेट इसके नॉर्थ ईस्ट में, बाकी दिल्ली इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है। बाकी जो ईस्ट तिमोर है एक्सट्रीमली माउंटेनियस है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना, बाकी आप एक बार ये द्वारा देख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।